नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानू शर्मा है और मैं NIA नंबर 1 इंस्टीट्यूट की हिंदी की फैकल्टी हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग को इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्सेस और प्रत्यय को हिंदी में कहते हैं सफिक्सेस। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि नाम से ही हमें मालूम पड़ रहा है प्री और सफिक्सेस। प्रीफिक्स यानी पहले लगने वाला और सफिक्स यानी बाद में लगने वाला। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय एक शब्द होता है, एक प्रकार का एक शब्द होता है जो किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर यहाँ तो वो शब्द के पहले जुड़ेगा या वो शब्द के बाद जुड़ेगा, तो वो एक शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ते हैं शब्द रचना। क्या पढ़ते हैं? शब्द रचना। शब्द क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण होती है। और वर्णों के एक उचित समुचित समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के उचित समूह को, वर्णों के एक उचित समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहा जाता है। ठीक है, हमने शब्द की परिभाषा पढ़ी। क्या पढ़ी? कि वर्णों के एक उचित समूह को, ठीक है, उचित समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहा जा सकता है। यहाँ अपन यूँ भी कह सकते हैं कि वर्णों के एक सार्थक समूह को, ठीक है, सार्थक उचित भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? सार्थक समूह को। सार्थक यानी जिसका अर्थ निकले। ठीक है, सार्थक समूह को क्या कहा जाएगा? शब्द कहा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं शब्दों के प्रकार। ये तो शब्द की परिभाषा हो गई। शब्दों के प्रकार। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है यौगिक, एक होता है रूढ़ और एक होता है योग रूढ़। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ होते हैं ये 3 प्रकार के हैं। एक होता है यौगिक, एक होता है रूढ़ और एक होता है योग रूढ़। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब ये होते क्या है? ये यौगिक क्या होते हैं, रूढ़ क्या होते हैं और योग रूढ़ क्या होते हैं? यौगिक शब्द से पता चलता है कि योग हुआ। क्या हुआ? योग हुआ। यानी कि जब 2 शब्दों का योग हुआ और उससे जो शब्द बना उसको शब्द को क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है रूढ़। रूढ़ का मतलब होगा जिस शब्द के टुकड़े करने पर, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, या जिस शब्द के हम टुकड़े नहीं कर सकते उस शब्द को हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। ठीक है, और ये होता है एक योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़ जो है, जैसा नाम से पता चल रहा है, यौगिक और रूढ़ दोनों के ही गुण इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो शब्द होते हैं जो प्रथम दृष्टि से हमें, अर्थ की दृष्टि से हमें रूढ़ लगते हैं। जब इसको अर्थ देखते हैं इसका तो हमें ऐसा लगता है कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन असल में ये क्या होते हैं? रचना की दृष्टि से क्या होते हैं? ये कौन से होते हैं? रचना की दृष्टि से यौगिक होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? योग रूढ़। ठीक है, इसको अपन अच्छे से समझ लेते हैं।
शब्दों के प्रकार। ठीक है, इसकी अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यौगिक, यौगिक शब्द है ना, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जिनका निर्माण किन्हीं दो शब्दों के योग से हुआ हो, शब्दों के योग से हुआ हो। उदाहरण देखिए, रामलाल। देखिए इसका उदाहरण क्या होगा, रामलाल। तो राम भी क्या है, एक शब्द है, और लाल भी क्या है, एक शब्द है। तो राम और लाल जब दो शब्द जुड़े तो क्या बना, रामलाल। तो ये क्या है, एक यौगिक शब्द है। क्लियर। अब इसका हम देखते हैं सेकंड प्रकार, जो क्या होता है, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। देखिए जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, देखिए जैसे पानी, अगर पानी शब्दों को हम तोड़ते हैं, ठीक है, तो पा अलग हो जाएगा, नी अलग हो जाएगा, और इनका अपने आप में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी कि पानी को हम तोड़ नहीं सकते। तो पानी शब्द क्या है, एक रूढ़ शब्द हुआ। क्लियर। इसी प्रकार एक और प्रकार है इसका, योग रूढ़। योग रूढ़ वे शब्द जो अर्थ की दृष्टि से रूढ़ हो तथा रचना की दृष्टि से यौगिक क्या कहलाते हैं, यौगिक। यौगिक योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है। इसका उदाहरण देखिए, रचना। ठीक है, शब्द देखिए, रचना। रचना जो है इसका अर्थ क्या होगा, अर्थ की दृष्टि से देखते हैं, बनाना। ठीक है, अगर बनाना किसी चीज को बनाना, ठीक है, अगर बनाने को हम देखते हैं तो क्या हम तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं क्या, बनाना शब्द को तोड़ सकते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से हमें क्या रखते हैं कि इनको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर देखें तो रच और ना अलग अलग है, और इनको जोड़ के रचना शब्द बना है, मतलब ये एक यौगिक शब्द है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, योग रूढ़ शब्द, यानी कि रचना की दृष्टि से यौगिक और अर्थ की दृष्टि से रूढ़। ठीक है, मुख्यतः जितने भी शब्द होते हैं, ठीक है, वो दो ही प्रकार के माने जाते हैं। कौन से, यौगिक और रूढ़। योग रूढ़ शब्द बहुत ही कम पाए जाते हैं, कम माने जाते हैं। जो रचना की दृष्टि से जब हम शब्द रचना करते हैं तो सारे ही शब्द, मुख्यतः सारे ही शब्द क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, रूढ़ शब्द नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। क्लियर। तो ये हमारे थे शब्दों के प्रकार, है ना, शब्दों के 3 प्रकार पढ़े हमने, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। क्लियर। तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं शब्द की परिभाषा और प्रकार,
शब्दों के प्रकार। अब हमने देखा कि जो शब्दों की रचना होती है, ठीक है, जो शब्द होते हैं वो तो क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, यौगिक। और रूढ़ शब्दों की रचना भी नहीं होती है, ठीक है। तो यौगिक शब्दों की रचना, ठीक है, यौगिक शब्दों की रचना, ठीक है, ये हमारा तीसरा टॉपिक है कि यौगिक शब्दों की रचना। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से हो सकती है। कितने प्रकार से हो सकती है? 3 प्रकार से हो सकती है। कौन कौन से? पहला होगा उपसर्ग से, दूसरा होगा समास से, और तीसरा होगा प्रत्यय से, ठीक है। किसी भी शब्द की रचना, किसी भी यौगिक शब्द या शब्द की रचना 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग, समास और प्रत्यय, ठीक है। शब्द देखते हैं हम, यहां पे आएगा। पहले देखते हैं उपसर्ग, उपसर्ग से शब्द रचना, शब्द रचना, ठीक है, उपसर्ग से शब्द रचना। यहाँ लिखेंगे उपसर्ग प्लस मूल शब्द बराबर यौगिक शब्द, ठीक है। एक शब्द लेते हैं अंत। हमारा मूल शब्द क्या हुआ? अंत, ठीक है। अंत के आगे हमने एक शब्द जोड़ दिया, अति। क्या जोड़ दिया? अति। अति हमारा उपसर्ग हो गया, और जो यौगिक शब्द बना वो क्या बना? अत्यंत। तो देखिए, उपसर्ग से शब्द रचना किस प्रकार हुई? एक मूल शब्द के आगे एक उपसर्ग शब्द जोड़ा गया, तो एक यौगिक शब्द हमें प्राप्त हुआ, अति धन अंत अत्यंत, ठीक है। इसी प्रकार हम एक और देखते हैं, समास से शब्द रचना। अगला कौन सा देखते हैं हम? समास से शब्द रचना। समास से शब्द रचना, देखिए, प्रति प्लस दिन, क्या हुआ? प्रतिदिन। ये हमारा एक शब्द जुड़ा, ये हमारा दूसरा मूल शब्द जुड़ा, और दोनों मूल शब्द जुड़े तो हमारे पास एक यौगिक शब्द आ गया। क्या हुआ? प्रतिदिन, ठीक है। ये एक सामासिक शब्द है ना, तो ये क्या हुआ? एक समास से शब्द रचना, ठीक है। तो समास से शब्द रचना इस प्रकार होगी कि जब 2 मूल शब्द जुड़ के एक नया यौगिक शब्द बनाएंगे, ठीक है। इसका तीसरा प्रकार देखते हैं। तीसरा है प्रत्यय से शब्द रचना, शब्द रचना। अब प्रत्यय से, अभी हमने उपसर्ग से जो शब्द रचना की, फिर समास से शब्द रचना की, अब हम करेंगे प्रत्यय से शब्द रचना। देखिए इस प्रकार से, यहाँ पे आएगा मूल शब्द, फिर यहाँ आएगा प्रत्यय, और यहाँ आएगा यौगिक शब्द, ठीक है। तो मूल शब्द है, मूल शब्द मान लीजिए लेन, और जो प्रत्यय है वो प्रत्यय शब्द क्या लगा? दार। तो हमारा यौगिक शब्द क्या बना? लेनदार। देखिए, एक शब्द के आगे हमने क्या लगाया? प्रत्यय लगाया, दार, तो हमारा जो यौगिक शब्द बन गया वो क्या बन गया? लेनदार, ठीक है। तो हमने शब्द की परिभाषा पढ़ ली, शब्दों के प्रकार कितने होते हैं वो पढ़ लिए, और शब्दों की रचना कितने प्रकार से होती है वो पढ़ा। क्लियर? अच्छा, इसके 2 नियम और होते हैं, है ना? 2 नियम और होते हैं। पहला तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब दूसरा नियम होता है कि 2 प्रत्ययों का प्रयोग, ठीक है। कभी कभी किसी शब्द में क्या होता है? 2 प्रत्ययों का प्रयोग कर लिया जाता है। किसी यौगिक शब्द को बनाने के लिए क्या किया जाता है? 2 प्रत्ययों का
प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार से देखिए, जैसे मूल शब्द हुआ हमारा, मूल शब्द हुआ समझ, और जो प्रत्यय हुआ वो हुआ दार, और हम इसके साथ अगर एक प्रत्यय और लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ई। ठीक है, तो जो हमारा यौगिक शब्द है, जो हमारा यौगिक शब्द है वो क्या बनेगा, समझ दारी। ठीक है, तो यहाँ हम एक यौगिक शब्द के निर्माण के लिए हमने एक मूल शब्द के पीछे दो प्रत्ययों का प्रयोग किया, दार प्लस ई। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा दूसरा नियम था, किसका, यौगिक शब्दों की रचना का। पहले वो हमने तीन किस प्रकार से होते हैं वो पढ़ लिए, और इसका प्रयोग, दूसरे नियम का प्रयोग कैसे होगा, दो प्रत्ययों का प्रयोग कैसे होगा वो पढ़ा। ठीक है, इसके बाद इसका एक और है, एक किसी यौगिक शब्द, बहुत सारे यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का जो प्रयोग है वो एक साथ होता है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग, एक साथ प्रयोग। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय का क्या होगा, एक साथ प्रयोग होगा, है ना। किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे लिख लीजिए आप, मूल शब्द, यहाँ पे लिखिए उपसर्ग, और यहाँ लिखेंगे प्रत्यय, और इनका मिलके क्या बनेगा, यौगिक शब्द। ठीक है, तो मूल शब्द ले लेते हैं अपन तंत्र। ठीक है, और उपसर्ग लगा देते हैं स्व, और प्रत्यय लगा देते हैं ता। तो देखिए, मूल शब्द के साथ हमने उपसर्ग स्व का प्रयोग कर लिया, प्रत्यय ता का प्रयोग कर लिया, तो ये क्या हो गया, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता। ठीक है, इस यौगिक शब्द को बनाने में, स्वतंत्रता यौगिक शब्द को बनाने में हमने उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया। ठीक है, क्लियर। ये हमारे यौगिक शब्दों की रचना के कुछ नियम और प्रकार थे जो हम क्लियर कर चुके हैं। शब्द रचना का ज्ञान होने के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है उपसर्ग। ठीक है, क्या आता है, उपसर्ग, जो कि हमारे टॉपिक का नाम है। ठीक है, वही हमारा अब यहाँ पे सब टॉपिक चलेगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ ही चुके थे। उपसर्ग का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखे हैं, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, संधि पढ़ी है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बैक जाके वापिस आगे आएंगे। उप प्लस सर्ग। ठीक है, उपसर्ग की अगर संधि बनाएंगे तो क्या बनेगा, उप प्लस सर्ग। उप यानी होता है, उप यानी क्या होता है, समीप, और सर्ग यानी होता है षष्ठी करना। क्या होता है, षष्ठी करना। इसको देखिए, उपसर्ग यानी उप प्लस सर्ग, तो उप यानी होता है समीप, और सर्ग यानी होता है षष्ठी करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, समीप जाकर षष्ठी करना, षष्ठी करना। अर्थात यदि उपसर्ग वे शब्द होते हैं तो इसके जो शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जो उपसर्ग होते हैं वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्द के समीप जाके किसी नए अर्थ का क्या होता है, नए अर्थ की रचना कर देते हैं, नए अर्थ की सृष्टि कर देते हैं। वह शब्द क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के साथ, अन्य शब्द के साथ या शब्द के साथ या पहले, साथ का अर्थ क्या होगा यहाँ पे, पहले। ठीक है, पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं,
परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। क्लियर? ठीक है, यह हमारी थी उपसर्ग की परिभाषा। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि इसके उदाहरण क्या होते हैं। ये रब कर देते हैं। मान लीजिए एक शब्द है हार। क्या है? हार। हार क्या है? हमारा मूल शब्द। क्या है? मूल शब्द। अब हार के साथ, ठीक है, हार के साथ यदि कोई उपसर्ग जुड़ जाता है, ठीक है, उपसर्ग जुड़ जाता है, तो मान लीजिए हमने जोड़ा प्रहार। ठीक है, तो हार का जो अपना शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, हार का अपना शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पराजय। लेकिन जब हमने इस हार के आगे प्र जोड़ दिया तो प्रहार का अर्थ क्या हो गया? ठीक है, इसका अर्थ है पराजय। हार का अर्थ क्या होता है? पराजय। ठीक है, लेकिन जब हमने इसके साथ ये उपसर्ग जोड़ दिया, इसके साथ क्या जोड़ दिया? उपसर्ग, तो ये क्या बन गया? प्र उपसर्ग पराजय, ये बन गया प्रहार। का मतलब होता है हमला करना। ठीक है, प्रहार करना है ना, हमला करना। देखिए, एक शब्द के साथ जब एक उपसर्ग जुड़ गया तो उसके अर्थ में नया परिवर्तन आ गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए एक देखते हैं, अगर आ प्लस हार, आहार। आहार का होगा भोजन। ठीक है, देखिए यहाँ पे हार क्या है? हार का अर्थ तो वही है पराजय, लेकिन जब इसके साथ एक उपसर्ग जुड़ गया तो इसका अर्थ चेंज हो गया और आहार भोजन। ठीक है, इसका अर्थ परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार देखिए हार संहार, संहार करना। देखिए हार का अर्थ वही रहेगा, सेम। हार का अर्थ कभी चेंज नहीं होगा, हार का अर्थ तो वही है पराजय, लेकिन जब इसके साथ एक नया उपसर्ग स जुड़ गया तो संहार। संहार का मतलब क्या होगा? विनाश। क्या हो गया? विनाश, है ना। उसी प्रकार देख लेते हैं, हार के साथ एक जोड़ते हैं विहार, वी, तो ये क्या हो गया? विहार। और विहार का अर्थ क्या होता है? घूमना। यहाँ पे जब हमने प्र, आ, स, वी ये सारे शब्द जोड़े, ठीक है, तो जो हमारा हार शब्द था जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग था पराजय, ठीक है, तो उसका क्या हुआ? अर्थ में परिवर्तन आ गया। हार का प्रहार हो गया, आहार हो गया, संहार हो गया, विहार हो गया। ठीक है, तो हमारे एक मूल शब्द से इतने सारे अर्थ निकले। किसकी वजह से? उपसर्ग की वजह से। तो ये जो प्र, आ, स, वी है, ये सब क्या है हमारे? ये शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो क्लियर परिभाषा कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अब कल हम पढ़ेंगे इन उपसर्गों के प्रकार और प्रत्येक प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, कितने किस किस प्रकार के प्रकार होते हैं वो सब हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।